अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। आज की क्लास के अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को। इससे पहले हमने जो है वो 13.2 जो है ना वो कंप्लीट की थी। तो अब 13.13 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से है, तो इसके एमसीक्यूज़ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसके पहला एमसीक्यू, जो कि इसके टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं वो 10 हैं। तो पहला एमसीक्यू देखें, ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मैंने हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कहते हैं। सपोज एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक कॉइन को टॉस किया है, तो उसका जो सैम्पल स्पेस, एक डाइस को रोल किया तो उसका सैम्पल स्पेस बन रहा था 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 5 6, इसका हर एलिमेंट बेसिकली क्या कहलाता है। इसको हमने नाम दिया था शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर, हमने डिस्कस किया था। इसको सैम्पल पॉइंट का नाम देते होते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास सैम्पल पॉइंट कहलाता है। तो पहला इसका जो ऑप्शन बनता है फर्स्ट एमसीक्यू उसका, वो सी ऑप्शन है, जो कि सैम्पल पॉइंट बनता है। उसके बाद द सेकंड है एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन्स। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये तो सैम्पल स्पेस आ गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। मैं चाहता हूँ कि जो है ना इसमें से जो है ना वो आपके पास इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर आने के जो चांस है वो मेरे पास क्या है, 2 4 और 6, ये तीन है। जो जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो जितनी दफ़ा आ रही होती है, उस चीज़ को कहा जाता है, वो हमारे पास वो फेवरेबल आउटकम्स को कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी थी फेवरेबल आउटकम्स की, जिसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। The third MCQ है which tells us how often a specific event occurs relative to the total number of frequency of event और ट्रायल्स। ये चूंकि relative frequency की definition ही है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है हमारे पास relative frequency। estimated probability of an event occurring also known as estimated probability को जो है वो कैसे निकालते हैं, expected frequency नाम भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये मेरे पास expected frequency है, estimated probability को नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ, तो ट्रायल्स के इक्वल आएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आएगा, या फिर आउटकम्स के इक्वल आएगा। यानी कि जितनी भी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, ये जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो बेसिकली उसी के इक्वल आ रहा होता है। तो ये इसका ए ऑप्शन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही है। ठीक है, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ occurrence of particular an event which will be probably occur। ठीक है ना, प्रॉब्ली अगर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अगर अगर ज़्यादा चांस है उसके होने का, तो उसको हमने जो है ना वो लाइकली इवेंट का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन बनता है, जो कि लाइकली इवेंट है। अच्छा, इसके बाद फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। अच्छा, इसका मैंने आपको तरीका ये बताया था, जब आपको एक ही पॉसिबिलिटीज़ पता है ना। फॉर एग्जांपल हमने डाइस की बात की थी, डाइस को रोल करने से तो एक पॉसिबल आउटकम्स बनती थी, वो 6 आती थी। अगर मैंने 2 दफ़ा डाइस को रोल किया तो उसका सैंपल साइज़ बनाना है, तो इसका मतलब उसकी पावर 2 ले लेते हैं। अगर 3 दफ़ा डाइस को रोल किया तो उसकी पावर 3 ले लेते हैं। अगर 4 दफ़ा रोल किया तो इसका मतलब 6 की पावर 4 जो है वो सैंपल साइज़ बनाएगा। 4 डाइस को रोल किया गया तो इसका मतलब 6 रेज़ टू पावर 4। तो वो कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें। अच्छा, व्हाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, जब हमने पेयर ऑफ डाइस को जो है ना वो रोल किया है, 2 डाइस को रोल करें तो उसका मतलब है हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनका सैंपल स्पेस वो 36 बनेगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू, तो डबल टू का एक ही केस हो सकता है, दोनों डाइस पे 2 आ जाए तो एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी 1/36 बनेगी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स पे डिवाइड किया जाता है। तो डी ऑप्शन मेरे पास इसका आ रहा है, तो ये करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू, द कार्ड इज चोजन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द गेटिंग नो जैक और नो किंग। किंग और जैक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी की, तो मैं पहले कहता हूँ कि किंग और जैक हो। फॉर एग्जांपल किंग और जैक है, तो किंग और जैक टोटल मिलाकर 8 कार्ड बनते हैं। ये 4 किंग होते हैं और 4 ही मेरे पास जैक के कार्ड होते हैं। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज के 8/52 आएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये मेरे पास है 4/26, विच इज़ इक्वल टू 2/13। तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन मैंने तो कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने प्राइम के साथ शो किया होता है, जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, वो जो कि 2/13 आई हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 13 1 13 माइनस 2, 11/13। तो इसका कोई ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है 11/13। तो ये है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द जैक एंड किंग, अगर 52 प्लेइंग कार्ड में से आ रहा है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को।
तो क्वेश्चन 2 में उसने यहाँ पर देखिए बेटा आपसे कहा हुआ है, ये कुछ डेफिनेशंस ही हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने उसको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पहले भी हमने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर दोबारा से मैंने मेंशन किया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही होती है, टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि मेरे पास एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और ये x/n होता है, n नंबर ऑफ समीशन f होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आपके पास मैं कहता हूँ कि एक डाइस को रोल किया 500 टाइम, मैंने डाइस को रोल किया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास आपके पास 500 आ गए, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास डाइस को रोल किया 500 टाइम, तो मेरे पास ऐसा हुआ कि 100 टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे पास जो है ना वो 3 आया। यानी कि 3 की जो फ्रिक्वेंसी है वो मेरे पास 100 है। तो मुझे अगर इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी है, जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो जिसकी आप यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताऊँ तो वो बेसिकली जिस उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी दफ़ा आपने नंबर ऑफ डाइस को रोल किया है 500 टाइम। तो ये मेरे पास 1/5 इसकी फिर प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, 3 के चांस की। क्लियर? तो ये मेरे पास इस तरह से जो है वो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यही है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि ऑफन स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव द टोटल नंबर, यानी कि एक इवेंट टोटल नंबर के लिहाज से कितनी दफ़ा हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें बता रही होती हैं, और इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये बात है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही होती थी, मेरे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। सपोज कि मेरे पास मैंने 500 टाइम्स ही कॉइन को टॉस किया है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कॉइन की बात अब कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो हेड की है उस मेरे पास आती है 1/2। तो मुझे बताएं 500 टाइम अगर आपने कॉइन को टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी मेरे पास हेड की 1/2, तो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ 500 में से कि आपके पास हेड पर जो है ना वो कॉइन लैंड की है। तो वो चीज़ क्या बता रही होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बताती है। जो गिवन जिसकी आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 500 टाइम अगर मेरे पास कॉइन को टॉस किया तो कितनी दफ़ा आपके पास कॉइन के ऊपर हेड आया होगा, ऑब्वियस बात है 250 है। 1/2 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तो ये 500 से 2 डिवाइड होता है तो 250। तो 250 टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास कॉइन जो है आपके पास हेड जो है वो उसके ऊपर लैंड कर गया। तो ये इसकी प्रॉपर मैंने डेफिनेशन यहाँ मेंशन की है। Expected frequency is a measure that estimate how often an event should be occurred depending on the probability, यानी कि ये डिपेंड कर रही होती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नाम दिया। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि डेफिनेशन के हवाले से था। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट अगर मैंने बुक से देखी है, एक कंटेन्स रेड 10 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 ब्लू बॉल्स हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसके कुछ 5 पार्ट हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसको भी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा एक अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन चीज़ों की सिलेक्ट करने की, ग्रीन बॉल की, रेड बॉल की। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सैम्पल स्पेस निकालना है। सैम्पल स्पेस होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब मेरे पास रेड बॉल्स कितनी है, 10 रेड बॉल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि रेड बॉल मेरे पास 10 है, यानी कि कार्डिनलिटी जो है वो रेड बॉल्स की वो कितनी है, वो 10 है। इसी तरह से 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स मेरे पास 5 है और उसकी कार्डिनलिटी ग्रीन बॉल की वो 5 आ गई। ब्लू बॉल्स 8 हैं तो उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास ये आ गई। टोटल बॉल्स में कितनी बनती है, 23। टोटल बॉल्स किसकी रिप्रेजेंट करता होता है, टोटल आउटकम्स बेसिकली सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सैम्पल स्पेस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास 23 आ गए, यानी कि कार्डिनलिटी जो है मेरे पास 23 आ जाती है इसकी। अब पहला पार्ट इसका सेलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास कैसे निकाली जाती है, जितनी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको टोटल आउटकम्स के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल्स, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ जो ग्रीन बॉल्स होंगी उसको टोटल बॉल्स के साथ डिवाइड किया जाएगा, जो कि सैम्पल स्पेस होता है। यहाँ मैंने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल वो किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टिंग ऑफ ग्रीन बॉल कार्डिनलिटी ऑफ ग्रीन बॉल डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। तो कार्डिनलिटी ऑफ ग्रीन बॉल जब वो कितनी है, वो 5 है, तो सैम्पल स्पेस का एलिमेंट 23 है, तो 5/23 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड में रेड बॉल की बात की हुई है, तो इसको भी सेम उसी तरह से निकालेंगे। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कार्डिनलिटी 10 है, तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल एलिमेंट्स के साथ, जो कि सैम्पल स्पेस में शो हो रहे हैं 23। तो 10/23 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सिलेक्टिंग का रेड बॉल। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल की कार्डिनलिटी चूँकि 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 23 मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल ना हो। अगर किसी की नेगेशन निकालते होते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने 12 दफ़ा बताया हुआ है,
किसी भी इवेंट की नेगेशन निकालनी है तो उसमें से 1 में से उसी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नॉट रेड बॉल, इसका मतलब है इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल है वो रेड बॉल की नेगेशन से निकलेगी, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल की वो कैलकुलेट हुई भी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल शुरू में हम निकाल चुके थे, वो कितनी थी 10/23। तो 1 में से आप फिर क्या माइनस करेंगे 10/23 को, तो 1 माइनस 23 बाई करते हैं तो ये मेरे पास एलसीएम कर लेते हैं तो 23 माइनस 10/23 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फिर 13/23 आ जाएगा जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है। सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, तो वो भी इसी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग को हम इस तरह से शो करते हैं प्राइम के साथ, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल उसमें से माइनस कर दी जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास आई है वो मैंने हमने यहाँ से कैलकुलेट की 5/23। तो 1 माइनस 5/23 करेंगे तो वो जो है वो मेरे पास 18/23 आ जाता है। तो ये इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो बुक में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स को टॉस किया। ऑब्वियस सी बात है एक कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो 2 होती हैं। 3 कॉइन्स को टॉस करने का मतलब है 2⁻³ जो है इसका सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि 8 एलिमेंट बनेंगे सैंपल स्पेस के अंदर। तो देखें चलें इसको सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अब 4, देखें 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड ये है, एटलीस्ट 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी, नॉट एटलीस्ट 2 टेल्स हेड की प्रोबेबिलिटी, और नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। ये 4 पार्ट हमने कैलकुलेट। तो जितने भी पार्ट्स मैंने कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस यानी कि कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं आपके पास अगर आपने एक कॉइन 3 कॉइन्स को जो है वो टॉस किया हो। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर देयर ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर गिवन बिलो। 2 कॉइन्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैंने 2 की बात की है, तो बेसिकली 3 कॉइन्स है। 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स ये बनती हैं जो मैंने शो की हैं। पहला केस ही हो सकता था तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ जाए, दूसरा ही हो सकता था पहले 2 पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, फिर हेड टेल हेड आ गया, फिर टेल आ गया हेड हेड आ गया, फिर टेल तीनों पे आ गया, फिर टेल टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया। तो ये 8 पॉसिबल आउटकम बनती थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में एग्जैक्टली 3 हेड। एग्जैक्टली 3 हेड होने का तो एक ही चांस है ना, तो फेवरेबल केस यानी कि आपके पास एग्जैक्टली 3 हेड होने के एक ही केस है, तो उसकी कार्डिनलिटी जो कि 1 आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 1 आ गई। ए मैंने इवेंट का नाम दिया कि एग्जैक्टली 3 हेड आने की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, जो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं उसको टोटल आउटकम्स पर डिवाइड किया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि एग्जैक्टली 3 हेड आने की 1/8 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा कि एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स यहाँ पर देखें किसमें एटलीस्ट की बात है, 2 का मतलब है कि 3 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 टेल्स यानी कि ये वाला केस भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 4 केस ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 2 टेल्स आ रहे हैं। उसको बी का नाम दिया, लेट बी एक इवेंट है एटलीस्ट 2 टेल्स का, तो उसके 4 केस बने, कार्डिनलिटी ऑफ B4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स की वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, 4/8 होगी जो कि 4 से कट होते हैं तो 1/2 बन जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी। देन मेरे पास है नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड ना हो। इसका मतलब है नॉट की बात है, नेगेशन से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं ये कहूंगा एटलीस्ट सी एक इवेंट का नाम देंगे कि एटलीस्ट 2 हेड हो सके, तो 2 हेड एटलीस्ट हो सके, उसके भी 4 केस हैं। एटलीस्ट 2 हेड होने का मतलब है कि आपके पास 3 भी हेड हो सकते हैं, तो ये 4 केस बनते हैं जिसमें कम से कम 2 हेड तो आ ही रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड 4/8 यानी 1/2। मैंने तो इसकी निगेशन निकाली ना, नॉट एटलीस्ट 2 हेड आए। तो जब नॉट की बात करते हैं तो वो उसका प्राइम से उसका फार्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्राइम जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा, सी यानी कि 1 माइनस P ऑफ C की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 आई है। तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 2, तो ये फिर 1/2 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाता है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी की हुई है। अच्छा इसके बाद लास्ट पार्ट इसका ये है कि आपने नॉट एग्जैक्टली 2 हेड ना हो, ठीक है, लास्ट पार्ट यही है ना, नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। पहले हमने बात की थी एटलीस्ट 2 हेड हो, नॉट एटलीस्ट 2 हेड, अब यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड यानी कि सिर्फ 2 हेड होने ना हो सके। पहले तो देखेंगे कि 2 हेड होने के कितने चांस हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हेड होने के, तो वो 3 ही केस हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। ये तो कार्डिनलिटी ऑफ D3 आ गया, तो 3/8 आ गया। नॉट की बात करनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड एग्जैक्टली, तो 1 - 1/8 करेंगे, तो गेटिंग 3/8 करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक की है, तो 1 - 3/8। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 8 - 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाना वो हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले बुक से देख लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन 5 में उसने कहा कि अ कार्ड ड्रॉ किया गया 52 वेल सफर्ड कार्ड है, ऑब्वियसली बात है 52 प्लेइंग कार्ड्स ही होते हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर की, और नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पेड, क्लब का या स्पेड का टू ना हो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको शो किया, एक कार्ड ड्रॉ किया गया वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, बट ऑब्वियसली बात है सैम्पल स्पेस तो इसका टोटल कार्ड्स को कहते हैं, जो कि 52 बन गया। पहला केस हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि मेरे पास किंग और जैक ऑफ रेड कलर। क्योंकि रेड कलर के जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, और इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक मेरे पास रेड हर्ट होता है, ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी होती है वो मेरे पास डायमंड की होती है। और डायमंड के भी टोटल 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से रेड हर्ट के भी 13 कार्ड होते हैं। अब उसने कहा है कि किंग और जैक ऑफ रेड कलर हो। ऑब्वियसली बात है किंग जो है वो रेड कलर में भी एक किंग होता है, ठीक है, एक किंग होता है, और एक ही मेरे पास जैक होता है रेड कलर के अंदर, रेड हार्ट के अंदर। और डायमंड का भी एक किंग होता है, ठीक है, और इसी तरह से एक ही इसका जैक होता है। तो इसका मतलब है जो टोटल कार्ड्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, टोटल कार्ड्स बनेंगे यहाँ पर रेड हार्ट और वन किंग बनेगा, और वन ही मेरे पास इसके जो कार्ड बनते हैं वो 4 बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इवेंट का नाम दिया, लेट ए बी इवेंट है गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर। नंबर ऑफ किंग और जैक ऑफ रेड कलर्स के वो कितने हैं, वो टोटल 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल्स पे, जो कि 4/52 होगा, विच इज इक्वल टू 1/13। ये इसका सवाल हो गया। अच्छा, इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में ये कहा नॉट क्लब एंड स्पेड का जो 2 है वो ना हो। ठीक है, जो कार्ड की कैटेगरीज हैं 52 हैं, उसमें हमने 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। एक क्लब होता है, ठीक है, और स्पैड होता है, और रेड हार्ट, और डायमंड। ये 4 कैटेगरीज, तो हर एक के कार्ड जमा 13 होते हैं। अब हमने कहा कि 2 का क्लब का 2 ना हो और स्पैड का 2 ना हो, एक एक ही होता है इनमें 2, ठीक है, लेकिन इन दो कार्ड के अलावा कोई भी हो सकता है। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि भाई कार्ड हो सके, भाई गेट लेट ई बी इवेंट कहेंगे कि आपके पास 2 जब क्लब और स्पैड का हो, तो 2 जो है ना 2 स्पैड और क्लब का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 ही है, कार्डिनलिटी ऑफ 2 बी जो है वो 2 आ गया। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है कार्डिनलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो 2/52 करेंगे तो 1/26 आ गया। अब 1/26 जो आया ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्लब या स्पैड का 2 होने की प्रोबेबिलिटी है। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगी, वो ऑब्वियसली बात है इसका प्राइम निकलेगा। वो मेरे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड, 1 माइनस 126 आएगा, 1/126, तो 26 माइनस 1 25/26 जाने इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में उसने ये लिखा हुआ है 6 कॉइन्स को टॉस किया, द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रायल्स, ये सारा कुछ गिवन है, तो आपने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो अब इसको ही कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कॉइन्स को टॉस किया है 600 टाइम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं वो मेरे पास 600 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एज शोन इन द टेबल गिवन। ये मेरे पास उसने कहा कि ज़ीरो जो आपके पास 6 कॉइन्स को जब हमने 600 टाइम्स टॉस किया, जो ज़ीरो टेल्स आई ना, यानी कि 6 कॉइन में से किसी पे भी टेल ना आया, वो ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि 110 टाइम्स ऐसा हुआ। और 1 टेल यानी कि एक कॉइन का सिर्फ टेल आया, ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है, वो 90 टाइम हुआ। और 2 टेल्स आने का जो फ्रिक्वेंसी है वो 105 है, और 3 की 80 है, 4 की 76 है, 5 की 123 है, और 6 की 16 है। आपने इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैं बता चुका, जिसकी भी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को समीशन एफ यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, एफ यानी कि डिवाइडेड बाय समीशन एफ यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ। जीरो की जो फ्रिक्वेंसी है मेरे पास 110 है। अब टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मुझे पता है कि वो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, वो 600 टाइम्स हुआ हुआ है। तो 110 को जब 600 से डिवाइड करते हैं तो 11/60 आता है। सेम इसी तरह से 1 की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी चूँकि 90 है, 90 को 600 पर डिवाइड किया तो ये 3/20 आ जाता है। 105 चूँकि 2 की फ्रिक्वेंसी है, उसको जब 600 पर डिवाइड किया तो 7/40 आता है। नेक्स्ट पे 3 की फ्रिक्वेंसी चूँकि 80 है, 80 को 600 पर डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर 2/15 आ रहा है। 4 की फ्रिक्वेंसी 76 है, 76 को जब हम 600 से डिवाइड करते हैं तो 19/150 आ जाता है। 5 की फ्रिक्वेंसी 120 थी, और 123 को जब हम 600 पर डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 21/200। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन में आपको आंसर दे देगा।
6 की फ्रिक्वेंसी 16 थी, तो 16 को 600 पर डिवाइड किया तो 2/675 आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका सॉल्व हुआ। अच्छा, इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा कि फ्रॉम अ लॉट, एक लॉट है कंटेनिंग 25 आइटम्स, 25 आइटम्स उसकी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, जिसमें से 8 डिफेक्टिव हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और फॉर नॉन डिफेक्टिव आइटम्स एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। दोनों चीज़ें निकाली हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी। तो देखें, इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। तो सवाल ये है कि मेरे पास एक 25 आइटम्स है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास 25 है। यहाँ मैंने मेंशन किया कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास 25 है, इसमें से 8 आइटम्स हैं वो डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव निकालने के लिए टोटल में से जो है ना ये डिफेक्टिव माइनस कर दी जाएंगी, तो नॉन डिफेक्टिव मेरे पास 17 आ गई। अब उससे कहा फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 17 है और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 15 है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली है नॉन डिफेक्टिव की, जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है उसको टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 0.68 आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद उसने कहा कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी नॉन डिफेक्टिव की। अब मुझे रिलेटिव एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स की वो तो 0.68 आ गई है, लेकिन वो जो कि 17/25 से आई है। मुझे जब उसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी होती थी, उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती थी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर वही है मेरे पास 17/15 25, तो 25 नंबर ऑफ ट्रायल्स भी हैं, तो 17/25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कैंसिल, तो ये 17 जो है मेरे पास इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया। अगर कोई सवाल है तो बेटे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर।